दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। 165वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है हमारी सीक्रेट घर जमाई तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजें और एक प्यारा सा लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी और आप लोग कौन सी जगह से, कौन से शहर से अपनी कहानी को देखते हैं। चलिए आज के 165वें एपिसोड में मैं मनदीप आपका फिर से स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं कहानी। समर प्रशांत आइलैंड पर पहुंच गया था। प्रशांत आइलैंड में सभी सेक्ट के लोग आज इकट्ठा होने वाले थे। अंदर घुसने पर समर ने 2 गार्डों को तो मार दिया था और उसके साथ में जो आकाश बख्शी सांप काले कुत्ते ने भी अपना करतब दिखाया और लोगों को मार गिराया। समर ने खून की गंध से बचने के लिए उन्हें मारने के बजाय सिर्फ बेहोश किया था। वो जल्द ही हॉल के द्वार में पहुंच गए थे। गेट बंद था लेकिन अंदर जश्न की आवाजें आ रही थी। तभी मैरिज के होस्ट ने कहा, सबसे पहले स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम करो। उसने इतना कहा ही था कि तभी समर ने एक जोरदार आवाज सुनाई थी। उसने गेट को लात मारकर तोड़ दिया था। लात इतनी तेज थी कि गेट हवा में फट गया और टुकड़ों में बिखर गया था। सभी लोग गेट की तरफ मुड़ गए और ये देखकर हैरान थे कि इंडिया से आए एक युवक ने ऐसा करने की हिम्मत की। तभी शादी में मौजूद केंडो बुशिडो कराटे सेक्ट के लोगों ने समर को तुरंत पहचान लिया था। उन्हें गहरा सदमा लगा क्योंकि उन सभी सेक्ट के सेक्ट मास्टरों को समर ने मार गिराया था। वहीं समर को देखकर पर्पल बैट दानव किंग ने खुश होकर मन ही मन में कहा, वाह, यंग मास्टर आ चुके हैं। उसकी आंखों में उत्साह दिखाई दे रहा था। सकुरा सेक्ट के मास्टर ने दानव ब्लड सेक्ट को खुश करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? यहाँ दानव ब्लड सेक्ट के यंग मास्टर की शादी हो रही है। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। लेकिन उसकी बात सुनते ही समर उसकी तरफ आगे बढ़ा। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और लाइफ एनर्जी से भरे एक विशाल हाथ से सकुरा सेक्ट के मास्टर पर वार कर दिया और उसे सीधे उड़ा दिया। अपने सेक्ट मास्टर की मौत को देखकर सकुरा सेक्ट के एल्डर और स्टूडेंट बदला लेने के लिए समर की तरफ दौड़े, लेकिन समर हाथ हिलाता रहा और एक एक आदमी को मार डालता रहा। 10 कदम और 10 थप्पड़ के बाद 10 आदमी मारे गए। तभी शादी समारोह के दौरान लोगों को मरता देखकर स्वर्गीय लेवल के ओरोची सेक्ट के सेक्ट मास्टर ओरोचिरो ने बोलना शुरू करके कहा, समर, ये तुम्हारे लिए उत्पात मचाने की जगह नहीं है। ओरोचिरो स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के मिड स्टेज का फाइटर था। उसकी बात सुनकर समर ने उपहास किया और उसे 2 सरल शब्दों में जवाब देकर कहा, दूर हो जाओ। समर द्वारा इग्नोर किए जाने पर ओरोचिरो गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, समर, तुम अपनी मौत मांग रहे हो? और यह कहकर ओरोचिरो ने लंबी और अपनी ओरोची तलवार निकाल ली। ओरोची ने तलवार घुमाई और एक पावरफुल एनर्जी समर की तरफ छोड़ दी, लेकिन समर ने अपनी सिर्फ 2 उंगलियां बढ़ाकर तलवार को अपनी जगह पर दबा दिया। उसने हल्का सा दबाया और ओरोची तलवार 2 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर गई। समर ने अपनी हथेली हिलाई और अपने हाथ से लाइफ एनर्जी को इकट्ठा किया और एक ही थप्पड़ से ओरोचिरो को मार डाला। एक और कदम आगे बढ़ाकर एक अन्य व्यक्ति को मारते हुए समर ने अपनी क्रूरता का प्रदर्शन किया। ओरोचिरो, जो स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के मिड स्टेज का एक अत्यंत पावरफुल मास्टर था, उनको समर ने एक ही वार में मार डाला। सभी लोग ये देख कर दंग रह गए। यहाँ तक कि फायर दानव किंग और पर्पल बैट दानव किंग भी समर की पावर से अचंभित थे। लेकिन समर बिना किसी ज्यादा ध्यान दिए चलता रहा। हर कदम अपनी हथेली हिलाता रहा और आगे आने वाले लोगों को मारता रहा। तभी अचानक एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने कहा, समर, यह दानव ब्लड सेक्ट का एरिया है। क्या तुम सचमुच सभी को मारना चाहते हो? दानव ब्लेड सेक्ट की इंसल्ट करना चाहते हो? यह आवाज उस स्रोत का लगभग 70 साल का एक बुजुर्ग था, जिसके बाल सफेद और शरीर हड्डियादार थी, लेकिन उसकी आंखों में एनर्जी थी। लेकिन उसकी बात सुनकर समर ने उपहास किया और धमकी देकर कहा, फायर दानव किंग और पर्पल बैट दानव किंग को छोड़ दो। अपने यंग मास्टर को घुटने टेक कर खुद को ही मारने के लिए कह दो, तब मैं तुम पर अपनी दया दिखाऊंगा। अन्यथा आज से दानव ब्लेड सेक्ट और कुछ नहीं बचेगा। सीनियर एल्डर ने क्रूर दृष्टि से मुस्कुराकर कहा, समर, हमारे यंग मास्टर से आत्महत्या करने की मांग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हारी शर्त कभी नहीं मानेंगे। तुम आज दानव ब्लेड सेक्ट से बाहर जिंदा नहीं जाओगे। समर ने उसकी धमकी सुनकर ठंडे अंदाज में कहा,
अगर ऐसा है तो आ जाओ, तुम भी अपनी मौत का सामना करो, दिखाओ अपनी ताकत। ये कहकर समर थोड़ा और आगे बढ़ा और उड़कर सीनियर एल्डर के सामने पहुंच गया। तभी सीनियर एल्डर ने अपनी पीठ पर लटका हुआ एक लंबा काला ब्लेड निकाला, तेजी से समर को आधा काटने के लिए वार कर दिया। उसके हमले के जवाब में समर ने अपने दाहिने हाथ से रेड फायर तलवार निकाल ली, हवा में एक चाप बनाया और एक तेज तलवार एनर्जी के साथ ब्लेड से टकरा गया। एक चटक की आवाज के साथ एल्डर का लंबा काला ब्लेड आधा कट गया। सीनियर एल्डर ने चौंक कर टूटे हुए ब्लेड को देखकर सोचा, ये लंबा ब्लेड तो दिव्य लेवल का स्पिरिचुअल हथियार है, एक झटके में कैसे टूट गया। लेकिन समर ने सीनियर एल्डर को सोचने का जरा भी वक्त नहीं दिया। उसने रेड फायर तलवार आगे की तरफ घुमाई और एल्डर के दिल में घुस गई। सीनियर एल्डर मरकर जमीन पर गिर गया। दानव ब्रेड सेक्ट का सीनियर एल्डर अब मर चुका था। इस बार न सिर्फ आसपास के आत्म साधक बल्कि दानव ब्रेड सेक्ट के सभी स्टूडेंट्स दंग रह गए थे। समर के साथ हुई 3 बार की मुठभेड़ नहीं झेल पाई। समर खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा था, एक कदम पर एक मौत। पूरा दानव ब्रेड सेक्ट इस नरसंहार से स्तब्ध हो गया था। खून की गंध विवाह समारोह में फैल गई। सभी कांप उठे थे। समर ने अगले कुछ कदम और 10 लोगों को और मार डाला और वो अकिया तारो के सामने पहुंच गया। उसको अपने करीब देखकर अकिया तारो भयभीत हो गया था। उसने कहा, तुम क्या चाहते हो? समर ने कहा, मैं तुम्हारी मौत चाहता हूं। अकिया तारो ने समर को धमकाने की कोशिश करके कहा, समर, मेरे पापा अजय जैन तारो हैं। अब वो एकांतवास में है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, चुप हो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं तुम्हें बता देता हूं, जब तुम्हारे पापा बाहर आएंगे तो मैं उन्हें भी तुम्हारे पास नरक में भेज दूंगा। और फिर उसने अपने दाहिने हाथ से अकिया तारो की गर्दन दबा दी। अकिया तारो समर का मुकाबला नहीं कर सकता था। समर ने अपना दाहिना हाथ भेज दिया और अकिया तारो की गर्दन तोड़ दी, उसे भी मार डाला। आसपास के लोगों ने कांपते हुए चर्चा की कि दानव ब्लेड सेक्ट के मास्टर और स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल में नंबर 1 फाइटर के रूप में जाने जाने वाले, जो आत्म एम्परर किंगडम में प्रवेश करने के लिए एकांतवास में थे, बाहर आकर समर का शिकार जरूर करेंगे। समर हल्के से मुस्कुराया। उसने उन सभी की बातों को इग्नोर कर दिया। वो पहले से ही स्वर्गीय आत्म लेवल के एक्सपर्ट स्टेज पर था और आत्म एम्परर किंगडम लेवल की प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छा अवसर था। इसके बाद समर फायरदान किंग के बगल में चला गया। अपनी उंगली से उसके एक्यूपेंचर पॉइंट्स को प्रेशर डाला, जिससे उसके एक्यूपेंचर पॉइंट्स खुल गए और अकिया तारो के कंट्रोल से आजाद हो गई। फायर दानव किंग अब आजादी से घूम सकती थी। उसके सुंदर चेहरे पर उलझन भरी थी। समर, जिससे वो सबसे ज्यादा पावरफुल थी, अब उसे बचा रहा था। वहीं फायर दानव किंग को आजाद करने के बाद समर पर्पल बैट दानव किंग के पास गया और उसको भी आजाद कर दिया। पर्पल बैट दानव किंग खड़ा हुआ और उनको सम्मान पूर्वक समर का शुक्रिया अदा करके बोला, यंग मास्टर, धन्यवाद। इसके बाद पर्पल बैट दानव किंग ने रिक्वेस्ट करके कहा, यंग मास्टर, मेरी गर्लफ्रेंड सुप्रिया अभी भी दानव ब्लेड सेक्ट की जेल में बंद है, प्लीज उसे भी बचा लीजिए। उसकी रिक्वेस्ट सुनकर समर ने सिर हिलाया और पर्पल बैट दानव किंग को रास्ता दिखाने के लिए कहा। वो दानव ब्लेड सेक्ट के जेल से बाहर पहुंच गए और एक अंधेरी और ठंडी जगह थी। दरवाजे की रखवाली कर रहे स्टूडेंट्स को समर ने अपनी हथेली के एक वार में मार डाला। जेल के अंदर लगभग 20 साल की सुप्रिया बैठी थी। समर की दाहिनी हथेली के हल्के स्पर्श से जेल के दरवाजे टूट गए। सुप्रिया को बचाकर वो जेल से बाहर ले आए। जैसे ही समर बाहर निकलने वाला था, एक उदासीन आवाज ने उसे रोक दिया। तुमने मेरे बेटे को अभी अभी मार डाला, फिर तुम इतनी आसानी से कहां जा रही हो? लगभग तुरंत ही समर ने बिल्डिंग के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को महसूस किया। ये एनर्जी समर की एनर्जी से ज्यादा पावरफुल थी। तभी काले कोट वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी उनकी तरफ उड़ता हो आया और जमीन के पास मंडराने लगा। उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर ही ब्लेड सेक्ट के स्टूडेंट्स अपने घुटनों पर गिर गए। उन्होंने सम्मान के साथ कहा, मास्टर के प्रति हमारा सम्मान। काले कोट वाले व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इस सेक्ट के सेक्ट मास्टर जैन तारो थे। जैन तारो से एक चमकदार रोशनी निकली, जिसने एक सफेद एनर्जी किंगडम बना दिया, जिसने समर को ढक दिया, जिससे वो जम गया। और उसकी एनर्जी को देखकर समर ने धीरे से चौंक कर कहा, अरे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, यह आत्म एम्परर लेवल का एनर्जी किंगडम है। जैन तारो आत्म एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज से आगे बढ़ चुका था। समर का अब तक का सबसे पावरफुल दुश्मन था।
तभी जैन तारो ने उसे घातक निगाहों से घूर कर कहा, समर, तुमने मेरे बेटे को मारा और मैं तुम्हारे लाख टुकड़े कर डालूंगा। समर ने अपना सिर झुकाकर पूछा, जो तुम कर सकते हो करो, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे मार सकते हो? वहीं आसपास के लोग समर को इतनी घृणा से देख रहे थे, वो चाहते थे कि वो जल्द से जल्द मर जाए। दूसरी तरफ पर्पल बैट दानव किंग, फायर दानव किंग और फूल परी और शार्क दानव किंग सभी चिंतित थे। तभी उसके बगल में खड़े काले पिल्ले ने अपना सिर उठाया और शांत स्वर में उनको दिलासा देकर कहा, चिंता मत करो, समर हारेगा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। फूल परी ने काले पिल्ले की बात मान ली। वो जानती थी कि काला पिल्ला बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तभी उधर जैन तारो आसमान से नीचे आया। उसने अपना पंच घुमाया और समर के शरीर पर वार किया। पंच समर पर जोरदार धमाके के साथ लगा, जिससे उसे पीछे हटना पड़ा। हालांकि समर का शरीर चट्टान की तरह कठोर था, इसलिए उसको नुकसान नहीं हुआ। तभी समर ने उसका मजाक उड़ाकर कहा, बेवकूफ, ये तुम्हारा पंच बड़ा कमजोर है। तुम आत्म एम्परर किंगडम लेवल की फर्स्ट स्टेज से सिर्फ हाफ स्टेप दूर हो, फिर भी तुम बहुत कमजोर हो। उसकी बात सुनकर जैन तारो ने गुस्से में अपना हाथ हिलाया और उसने चिल्लाकर कहा, स्वर्गीय दानव पाम। और यह राक्षसी तकनीक पावर से भरी हुई थी। जैन तारो की विशाल हथेली समर की छाती पर आकर गिरी, जिससे वह उड़ते हुए कुछ दर्जन मीटर पीछे आकर जमीन पर जोर से गिरा। उसके मुंह से खून की धार बह निकली। इस बार समर को चोट तो लगी, लेकिन फिर भी उसकी आंखें उत्साह से भरी थी। जैन तारो के हथेली ने उसे उड़ा दिया, जिससे उसे उसके प्रकाश किंगडम से बाहर निकलने का मौका मिल गया था। बाहर निकलते ही समर ने कॉन्करर फिंगर का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। उसने चिल्लाकर कहा, एक फिंगर सबको विभाजित कर देगी। तभी समर की दाहिनी तर्जनी उंगली से हरे प्रकाश की किरण निकली, जो सीधे जैन तारों से जाकर टकरा गई। कॉन्करर फिंगर ने जैन तारों का एक छोटा सा निशान छोड़ दिया। समर ने अपनी इंटर डायमेंशंस अंगूठी से गोल्डन कलश को निकाला और कलश का ढक्कन खोल दिया। जैन तारों के शरीर की तरफ इंगित किया। कलश से लेजर की तरह पावरफुल गोल्डन एनर्जी फूट पड़ी। बिजली की चमक की तरह गोल्डन एनर्जी जैन तारो को लगभग चीरती हुई निकल गई। जैन तारो फुर्तीला था, वार से बचने के लिए तुरंत एक तरफ हट गया। स्वर्ग एनर्जी की एक धारा उसकी भां से होकर गुजरी, जिसे एक गोल छेद बन गया और वहां से खून की धार फूट पड़ी। जैन तारो भले ही ताकतवर हो, लेकिन वो इस एम्परर लेवल के स्पिरिचुअल हथियार जितना ताकतवर नहीं था। उसने उसकी सिक्योरिटी को भेज दिया। वहीं ये सब देखकर फूल परी के लाल होठ मुस्कुराहट में बदल गई। उसने काले पिल्ले की तारीफ करके कहा, छोटे बिल्ली, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, समर को अच्छे से समझ चुके हो। वो अपनी बाह पर बने खून के छेद को देखकर जैन तारो का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे घायल कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैन तारो ने हवा में छलांग लगाकर समर के उकसावे का जवाब दिया। उसने अपने कमर में एक घुमावदार काला ब्लेड निकाला। यह जे दानव ब्लेड था, जिसे प्रशांत आइलैंड का सबसे पावरफुल स्वर्गीय स्पिरिचुअल हथियार माना जाता था। जैन तारो ने चिल्लाकर कहा, पहला अजय ब्लेड। उसने अपनी अजय तलवार तकनीक का इस्तेमाल कर दिया। धरती पर तलवार आभा से एक पूरा आकाश फैल गया। आसमान काले काले बादलों में छा गया। तभी समर ने अपनी रेड फायर तलवार पर चिल्लाकर कहा, अग्नि और बिजली संघनन। समर ने लापरवाही नहीं की। एनर्जी आग और गड़गड़ाहट की एक लकीर में संघनित हो गई, जिसमें भयावह पावर थी। आग और गड़गड़ाहट के अंधेरे से टक्कर हुई, जिससे आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। समर कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी और जैन तारो की तलवारबाजी की तकनीक एक जैसी थी, लेकिन समर की तलवारबाजी कम पावरफुल थी। जैन तारो ने अपनी घुमावदार तलवार के वार जारी रखे। 100 से ज्यादा तकनीक के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कोई एक दूसरे को हरा नहीं सकता। समर की लाइफ एनर्जी भले ही जैन तारों की जितनी प्रबल नहीं थी, लेकिन वो सहन शक्ति बड़ी अच्छी रखता था। ये जानते हुए कि वो अपनी तलवार से समर को नहीं हरा सकता, जैन तारो ने अपनी तलवार रख दी। पंचों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। समर ने अपनी रेड फायर तलवार रखी और वो भी तैयार हो चुका था। जैन तारो ने स्वर्गीय दानव मुट्ठी का इस्तेमाल किया, जिससे एक विशाल टोटम बन गया। समर ने मुकाबले में पहली स्ट्रैंगल हेल फिस्ट तकनीक पृथ्वी को हिला देने वाली एक फिस्ट ये कहकर एक जोरदार पंच जैन तारो की तरफ घुमा दिया। टकराव से जोरदार धमाका हुआ, जिससे आकाश और धरती हिल गए और आसपास के स्टूडेंट्स बेहोश हो गए। इसके बाद जैन तारो ने देर न करके तुरंत अपनी दूसरी तकनीक स्वर्गीय
दानव डबल फिस्ट शैडो का इस्तेमाल किया। तभी समर ने भी अपनी दूसरी फिस्ट पहाड़ को कुचलने वाली का इस्तेमाल कर दिया। हार मानने को कोई भी तैयार नहीं था। जेनतारो ने फिर से पंच घुमा दिया। समर ने स्ट्रैंगल हेल फिस्ट की तीसरी तकनीक बिजली फिस्ट स्ट्रैंगल हेवन एंड अर्थ का अब की बार इस्तेमाल कर दिया था। गोल्डन एनर्जी की धारियों वाले काले पंच ने जेन तारो को 10 मीटर पीछे धकेल दिया। अब की बार जेन तारो का चेहरा उदास हो गया, क्योंकि वो समर से हार चुका था। तभी उसने अपने शरीर में राक्षसी ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर दिया। आकाश दानव ब्लड लाइन टोटम। समर का चेहरा गंभीर हो गया था। उसने भी अपनी ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट करके कहा, भक्षक ब्लड लाइन टोटम। समर ने अपने शरीर के अंदर भक्षक ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर दिया। इसमें एक काला भंवर बन गया था। तभी समर के टोटम ने उसके टोटम को निगल दिया। जेहनदारों के मुंह से खून की धार फूट पड़ी। उसका शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं उसके दानव टोटम को निगलने के बाद समर की पावर आसमान छूने लगी थी। उसे सीधे आत्म एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेप से आगे बढ़ा दिया गया। समर की पावर बढ़ गई। इसके बाद समर ने अपनी रेड फायर तलवार हवा में लहराकर कहा, जेनतारो अपनी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन आगे से जेनतारो ने आकाश दानव का पैर नामक एक्सपर्ट स्पीड तकनीक का इस्तेमाल किया और समर के हमले से बच गया। उसकी स्पीड देखने के बाद समर ने अपनी तलवार म्यान में रख ली और कॉन्करर फिंगर की पहली फिंगर, एक फिंगर सबको चीर देती है तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके हमलों से बचकर जेनतारो ने उपहास करके कहा, समर, अगर तुमने मेरे आकाश ब्लड लाइन टोटम को खा लिया तो क्या हुआ? तुम अभी भी मेरे जितने तेज नहीं हो। तुम अभी भी मुझ पर वार नहीं कर सकते। लेकिन तभी अचानक समर के मन में फायर ड्रैगन की आवाज गूंजी। उसने एक एम्परर लेवल की फुटवर्क तकनीक ड्रैगन 1000 स्टेप्स तकनीक की ट्रेनिंग दी। समर ने तुरंत तकनीक को समझ लिया। जेनतारो पर हमला करते समय अपने फुटवर्क को विकसित करना शुरू कर दिया। समर ने उपहास भरी आवाज में तभी कहा, जेनतारो, अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। उसने अपने ड्रैगन 1000 स्टेप्स तकनीक को एक्टिवेट कर दिया। तभी समर ने रेड फायर तलवार निकाली और जेन तारो का दाहिना हाथ तुरंत काट दिया। जेन तारो डर से चीख गया। जेन तारो की आंखें डर से भर गई थी। उसने अपने जान की भीख मांगकर कहा, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। लेकिन समर ने जेन तारो को जाने नहीं दिया। उसने तिरस्कार के साथ कहा, अगर मैं अभी तुम्हारे जगह पर होता तो क्या तुम मुझे ऐसे जाने देते? समर ने अपनी रेड फायर तलवार को जोर से लहराया और एक ही झटके में जेन तारो का सिर काट दिया। उसका सिर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। दानव सेक्ट का सेक्ट मास्टर जेन तारो मर चुका था। जेन तारो के मारे जाने से हर कोई सदमे में था। वो सभी इस बात से डर रहे थे कि कहीं समर उनको भी मार न डाले। समर कोई सन की किलर नहीं था। वो सिर्फ अपहरण के अपराधी दानव ब्लड सेक्ट को मारना चाहता था। समर ने अपनी तलवार लहराई। अग्नि बिजली तलवार तकनीक जारी रखी। दानव ब्लेड सेक्ट के सभी स्टूडेंट्स मारे गए। दानव ब्लेड सेक्ट के विनाश के साथ जेन तारो की मौत जापान की पूर्ण हार का तकरीर थी। इसके बाद समर फूल परी पर्पल बैट दानव किंग स्पीरिया सहित फायर दानव किंग और शार्क दानव किंग के साथ वहां से निकल गया। वो एक क्रूज जहाज में सवार होकर इंडिया के लिए रवाना हो गए। पिछले बार की तरह इस बार प्रशांत आइलैंड में अभिजात वर्ग के समर को रोकने की हिम्मत किसी ने नहीं की। हालांकि जब जहाज कुछ 100 मील दूर पहुंचा तो सैकड़ों मीटर ऊपर तक एक पानी की दीवार की छाया दिखाई देने लगी। सामने की तरह एक दीवार थी जो उनके जहाज के आगे आ चुकी थी। तभी समर ने अपनी रेड फायर तलवार लहराई और उस पानी की दीवार को काटकर अनगिनत पानी की बूंदों में बदल दिया। समुद्र की तलहटी में मौजूद राक्षसी जानवर तभी सामने आया और यह विशाल समुद्री राक्षस जानवर था जो उनके जहाज के आकार से 3 गुना बड़ा था। तभी समुद्री कछुआ दानव किंग ने समर को ठंडी नजर से देखकर पूछा, मानव, क्या तुमने मेरे दोस्त वेल दानव किंग को मार डाला? समर ने कहा, हाँ, मैंने ही वेल दानव किंग को मारा है। उसकी बात सुनकर समुद्री कछुआ दानव किंग, जो आत्म एम्परर किंगडम लेवल का एक राक्षसी जानवर था, उसने उपहास करके कहा, मानव, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपने दोस्त वेल दानव किंग का बदला लूंगा। समुद्री कछुआ दानव किंग ने अपना पैर लहराया जिससे समुद्र में एक विशाल जल स्तंभ बन गया था। इसके बाद
तुरंत उसने सैकड़ों पानी के स्तंभ बना दिए। तभी समर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ओह, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है, फिर भी तुम्हारे सारे हमले बेकार है। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ठीक से खाना नहीं खिलाया? उसकी बात को सुनकर समुद्री कछुआ गुस्से से भर गया। उसने गुस्से में पानी के खंभे छोड़ना बंद कर दिया और उसने अपना विशाल शरीर ऊपर उठाया और समर को पंख मारने के लिए घुमा दिया। वहीं उसके हमले को देखकर समर गंभीर हो गया। उसने अपने दाहिने फिस्ट से एक विशाल पर्वतीय प्रक्षेप छोड़ दिया, जिसने समुद्री कछुआ दानव किंग के प्रहार पर जोरदार प्रहार किया। टक्कर से आकाश अंधकार में हो गया। 100 मीटर से अधिक ऊंची हिंसक एनर्जी तरंगे सभी दिशाओं में फैल गई। तभी समर ने अपना पंच और भी जोर से घुमाया और समुद्री कछुआ दानव किंग पर जोरदार हमला कर दिया। उसे आकाश में उछाल दिया। समुद्री कछुआ दानव किंग चौंक गया, क्योंकि समर ने उसे केवल स्ट्रेंगल हेल फिस्ट और गोल्डन एनर्जी से पीछे धकेल दिया था। तभी उसने कहा, अरे तुच्छ मानव, मैं तुम्हें अपने राक्षसी नाभिक से मार डालूंगा। और उसने एक हरे रंग का राक्षसी नाभिक प्रकट कर दिया। समर ने मजाक करके कहा, ओह, मुझे आश्चर्य है मूर्ख कछुए, लगता है तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें धोखा दिया है, इसलिए तुम्हारी राक्षसी नाभिक हरी है। समुद्री कछुआ दानव किंग उसकी बात का जवाब नहीं दे पाया। उसने कहा, मेरी कोई पत्नी नहीं है। समर ने उसकी बात पर मुस्कुरा के कहा, ओहो, तो तुम अकेले हो, हजारों वर्षों के बाद भी हमेशा के लिए अकेले। समर की बात सुनकर अंततः उसे समझ में आ गया कि समर उसकी इंसल्ट कर रहा है। तभी उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी उसने हरे भाले की एक नाभिक को समर की तरफ छोड़ दिया। हरे भाले की ताकत महसूस करके समर का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि ये करीब का फाइटर था। और समर ने तुरंत चिल्लाकर कहा, थर्ड फीस्ट। समर ने अपनी गोल्डन एनर्जी उसमें डाल दी। हरा भाला स्ट्रेंगल हेल फिस्ट से टकरा गया, जिससे एक विशाल सुनामी उत्पन्न हो गई थी। इस टक्कर को देखकर फूलपरी चिंतित हो गई थी, लेकिन तभी समर ने उसकी चिंता दूर करने के लिए कहा, ये कुछ भी नहीं है, ये हरा भाला एक राक्षसी नाभिक सुप्रीम पावर है, जो आत्मा एम्परर किंगडम लेवल के हमले के बराबर है। वहीं समर की बात सुनकर समुद्री कछुआ दानव किंग हंस गया और उसने हंसकर समर से कहा, मानव, मेरा हरा भाला एक आत्म किंगडम लेवल का भारी हमला है, अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। उसकी धमकी को सुनकर समर ने मुस्कुराते हुए उल्टा मजाक करके कहा, क्योंकि अब तुम मरने का मन बना चुके हो, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और ये कहने के बाद समर ने फूल परी को राक्षसी नाभिक को समुद्र में गिरने से बचाने के लिए कहा, क्योंकि वो जानता था कि एक सीक्रेट तकनीक का उपयोग करने वाला है। फूल परी को कम आंकने के तुरंत बाद समर ड्रैगन 1000 स्टेप्स का इस्तेमाल करके कछुए के सिर के पास पहुंच गया। उसके सिर के पास पहुंचते ही समर ने चिल्लाकर कहा, फायर ड्रैगन फीस्ट। और उसने समुद्री कछुए के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे न केवल कछुए का खोल बल्कि उसका मांस भी हवा में गायब हो गया था। कछुआ दानव किंग के मरते ही समर का शरीर समुद्र की सतह पर गिर गया और उसको इस हालत में देखकर फूलपरी का कोमल चेहरा तुरंत बदल गया। उसका शरीर ऊपर उठा और उसने झट से समर को हवा में ही गले लगा लिया और उसे जहाज पर ले गई। समर का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका चेहरा उदास लग रहा था। उसका पूरा शरीर पावरहीन लग रहा था। फायर ड्रैगन फिस्ट एक दिव्य फिस्ट तकनीक थी और हालांकि यह पावरफुल थी, लेकिन वो इसका इस्तेमाल सिर्फ 1-2 बार ही कर सकता था। समर इतना कमजोर हो गया था कि फूलपरी उसको हवा में नहीं संभालती तो समुद्र में गिरकर मर जाता। तभी समर ने देखा कि समुद्री कछुआ दानव किंग का राक्षसी नाभिक आकाश से गहरे समुद्र में गिर रहा है। उसको देखते ही समर का चेहरा बदल गया। उसने कमजोर आवाज में फूलपरी से कहा, फूलपरी, जल्दी करो, राक्षसी नाभिक को उठा लो। फूलपरी ने तुरंत सिर हिला दिया, नाभिक की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही फूलपरी उस नाभिक को पकड़ने वाली थी, काला पिल्ला अचानक जहाज से कूद पड़ा और उसके पहले हरे गोले पर पहुंच गया। उसने उसे मुंह में डाला। राक्षसी नाभिक को तुरंत अपने पेट में निकल गया। पिल्ले की हरकत देखकर फूलपरी का आकर्षक चेहरा लाल हो गया और उसने ठंडे स्वर में पूछा, पिल्ले, तुम्हें राक्षसी नाभिक को खाने की ये किसने कहा था? ये नाभिक आत्म एम्परर किंगडम लेवल के मिड स्टेज का था। फूलपरी समर को यह नाभिक खिलाना चाहती थी ताकि वो अपनी ताकत वापस ले ले। समर भी गुस्से में था। उसने इतनी मुश्किल से फाइट की, लेकिन पिल्ले ने फायदा उठा लिया। वहीं जब काले पिल्ले ने हरे राक्षसी नाभिक को खा लिया तो उसका शरीर 5 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। उसकी आंखों में तेज एनर्जी निकलने लगी
समर जानता था कि पिल्ला स्ट्रांग हो गया है। फूल परी पिल्ले को पीटने चाहती थी, लेकिन समर के हालात देखकर उसने पिल्ले को पीटने का विचार छोड़ दिया। जल्दी से समर के पास पहुंची। उसने कुछ अमृत और लाइफ एनर्जी गोली दी, जिससे समर की ताकत थोड़ी सी वापस आई। समर ने अपने पास मौजूद अमृत और लाइफ एनर्जी गोलियों का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी जीवन शक्ति अब आधी प्राप्त हो चुकी थी। वो वास्तव में खड़ा हो गया, हालांकि वो अभी भी कमजोर था। वही समुद्र कछुआ दानव किंग को मारने के बाद समुद्र फिर से शांत हो गया था, इसलिए अब उनका जहाज दोबारा इंडिया की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही उनका जहाज ओशियन सेंटर की तरफ पहुंचा, इस सीन को देखकर काले पिल्ले का चेहरा भी बदल गया था। उसने हैरान होकर कहा, ओह, नो ड्रैगन जल स्तंभ, ये वास्तव में नो ड्रैगन जल स्तंभ है। उसके बाद सुनकर समर ने कंफ्यूजन में पूछा, नो ड्रैगन जल स्तंभ क्या है? काले पिल्ले ने गंभीर होकर समझाया कि ये ईस्टर्न ओशन ड्रैगन किंग का एरिया है और केवल ड्रैगन सेक्ट के लोग इन स्तंभों को बुला सकते हैं। काले पिल्ले ने समर को कंचनजंगा पर्वत और डायमेंशंस के वास्तविक होने का हवाला दिया, जिससे समर को एहसास हुआ कि एक निश्चित एरिया में वो प्रवेश कर गए हैं। तभी उनको नो ड्रैगन जल स्तंभ के नीचे एक तीखी और मीठी आवाज सुनाई दी, मानव, आपने हमारे ड्रैगन किंग सेक्ट के एरिया का उल्लंघन किया। उसकी बात के जवाब में समर ने मुस्कुराकर रिक्वेस्ट करके कहा, हमें ये रास्ता पार करना होगा, प्लीज हमें आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन उस महिला ने जवाब देकर कहा, यहां से क्रॉस करने के लिए आपको एक एम्परर लेवल का स्पिरिचुअल हथियार हमें सौंपना होगा। उसकी बात सुनकर समर का चेहरा बदल गया। समर ने सफेद झूठ बोलकर उनकी बात का जवाब देकर कहा, ओह, लेकिन मेरे पास तो एक भी नहीं है। समर ने इसलिए झूठ बोला क्योंकि वो दोनों एम्परर हथियारों को उन्हें नहीं दे सकता था। उसकी बात सुनकर महिला ने कड़वी आवाज में कहा, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे पास से एक एम्परर लेवल स्पिरिचुअल हथियार की आभा महसूस कर सकती हूँ। उसकी आवाज धीमी होते ही नो ड्रैगन जल स्तंभ के नीचे से एक खूबसूरत लड़की ऊपर आ गई। वो केवल 17-18 साल की थी। उसके पैर नंगे थे और टखनों पर दो पर्पल घंटियां बंधी थी। उसकी सबसे अट्रैक्टिव विशेषता उसके पर्पल बाल और माथे पर एक छोटा सा पर्पल सिंह जैसा उभार था। उसको देखकर समर ने पूछा, ब्यूटी, क्या आपके सिर पर बैल का सींग है? उसके बाद सुनकर सुंदरी आग बबूला हो गई। उसने कहा, बेवकूफ, ये एक ड्रैगन हॉर्न है, समझे तुम? उसकी बात सुनकर समर और बाकी लोग भी दंग रह गए। समर ने हैरानी भरे स्वर में काले पिल्ले से पूछा, अरे, क्या ये लड़की के सिर पर सच में ड्रैगन हॉर्न है? काले पिल्ले ने पहले तो कहा कि उसे यकीन नहीं, जिस पर समर ने उसे थप्पड़ मारा। समर के फटकार के बाद काले पिल्ले ने नरम पड़ते हुए कहा, मुझे 60% विश्वास है कि यह ड्रैगन हॉर्न ही है। उसके बाद सुनने के बाद समर ने गंभीरता से उसकी लड़की से पूछा, क्या आप ड्रैगन सेक्ट से हैं? पर्पल बालों वाली सुंदरी ने गर्व से कहा, आप बहुत होशियार हैं, मैं ड्रैगन सेक्ट से हूँ। उसने अपनी गर्दन पर पहला हुआ एक पर्पल सफेद शंख निकाला, जो समर की तरफ पर्पल रोशनी बिखेर रहा था। उस शंख को देखकर समर ने भौहें चढ़ाई और ये शंख भी एक एम्परर लेवल का स्पिरिचुअल हथियार था। समर ने उसकी तरफ देखकर जवाब देकर कहा, मिस, मैं कोई भी एम्परर लेवल स्पिरिचुअल हथियार आपको नहीं दे सकता। उसकी बात सुनकर पर्पल बालों वाली सुंदरी ने अहंकार से कहा, क्योंकि आप अपने एम्परर लेवल के स्पिरिचुअल हथियार को सौंपने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मुझे आप सभी को पकड़ना होगा। यह कहकर उसने बुदबुदा कर कहा, नो ड्रैगन जल स्तंभ कारागार। और तभी पानी के 9 स्तंभों ने जहाज को चारों तरफ से घूमकर आकाशीय दृश्य व्यू रचना बना दी। उसकी व्यू रचना को देखकर काले पिल्ले ने चौंक कर कहा, अरे, ये तो एम्परर लेवल का व्यू रचना है। ये एक ऐसी व्यू रचना थी जो आत्म एम्परर किंगडम लेवल के फाइटर को भी फंसा सकती थी। तभी पर्पल बालों वाली सुंदरी जहाज पर कूद गई और उसने गर्व से समर से कहा, क्या तुम सच में खुद को पावरफुल समझते हो? देखो, अब तुम्हें मैंने बंदी बना लिया। लेकिन उसकी व्यू रचना में फंसने के बावजूद भी समर जरा भी नहीं डरा। तभी पर्पल बालों वाली सुंदरी ने समर की तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन वह एम्परर लेवल स्पिरिचुअल हथियार नहीं ढूंढ पाई। उसकी हैरान होते हुए समर ने कहा, ओह, ये अजीब बात है,
मैंने तुम्हारे शरीर से एक आत्म एम्परर स्पिरिचुअल हथियार की एनर्जी को महसूस किया, लेकिन मैं इसे ढूंढ नहीं पाई। ये कैसे हो सकता है? जब उसको पूरी तसल्ली कर लेने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो उसने आगे कहा, चूंकि मुझे स्पिरिचुअल हथियार नहीं मिल पाया, इसलिए मैं तुम्हें सेक्ट में बंदी बनाकर ले जाऊंगी और बाद में इसे ढूंढ लूंगी। ये कहकर उसने समर को एक रस्सी से बांध दिया। ये रस्सी कोई नॉर्मल रस्सी नहीं थी, ये भी एक स्पिरिचुअल हथियार था। उसने समर को इतने मजबूती से बांध दिया कि वो इंची भी नहीं हिल पाया। उसने आ भरकर खुद से कहा, ओह, मुझे अब जल्द से जल्द कियारा से शादी करनी है, लेकिन मुझे अभी इस लड़की ने पकड़ लिया, मैं क्या करूं? वहीं पर्पल बालों वाली सुंदरी ने समर को अपनी रस्सी से बांधा और उसको अपने साथ लेकर समुद्र में कूद गई। जैसे वो चली गई, उनका एम्परर लेवल व्यू रचना, जल स्तंभ सभी गायब हो गई, जिससे बाकी लोग फिर से स्वतंत्रता पूर्वक घूमने में सक्षम हो गए थे। तभी फूल परी ने चिंतित होकर काले पिल्ले से पूछा, छोटे पिल्ले, समर को उस लड़की ने पकड़ लिया, अब हमें क्या करना चाहिए? काले पिल्ले ने उसे बताया कि वो पर्पल बालों वाली सुंदरी अत्यंत पावरफुल है, संभवतः आत्म एम्परर किंगडम लेवल की फाइटर। उसने फूल परी को समर को बचाने से रोक दिया, क्योंकि ड्रैगन सेक्ट समुद्र में 10,000 मीटर गहरा और वे वहां जाने की कोशिश करेंगे तो पानी के प्रेशर से मर जाएंगे। फूल परी को एहसास हुआ कि पानी के नीचे इतना गोता लगाने के लिए उनके लिए असंभव था। तभी काले पिल्ले ने आकाश भक्षक सांप को धमकियों और प्रलोभन के तहत समुद्र के तल की तरफ गोता लगाने के लिए कहा, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा था जो ड्रैगन सेक्ट को ढूंढ सकता था। वहीं काले पिल्ले की बात मानकर फूल परी ने बेबसी भरी आंख भरी और डेक पर खड़ी होकर इंतजार करने लगी। इसी बीच उधर पर्पल बालों वाली लड़की ने समर के साथ समुद्र के तल की तरफ एक गोता लगा दिया। जैसे जैसे वे गहरे गोते लगाती रही, पानी का प्रेशर बढ़ता रहा। 3,000 मीटर पर समर का चेहरा पीला पड़ गया। 5,000 मीटर पर उसका शरीर कांपने लगा। 8,000 मीटर पर पहुंचते ही समर के मुंह से खून निकलने लगा। समर ने दर्द सहने की कोशिश करके कहा, मैं और नीचे नहीं जा सकता, वरना पानी का प्रेशर मुझे कुचल कर मार डालेगा। एक नॉर्मल आत्म लेवर किंगडम के हाफ स्टेज का फाइटर सिर्फ 6,000 मीटर तक गोता लगा सकता था, लेकिन समर ने मोर्टल बॉडी की प्रैक्टिस की थी, इसलिए वो सहन कर रहा था। समर की बात सुनकर पर्पल बालों वाली लड़की ने समर पर टिप्पणी करके कहा, ओह, तुम तो बहुत कमजोर हो। उसने एक पर्पल समुद्री सीप निकाली और सुरक्षा कवच बना दिया, जिसे प्रेशर गायब हो गया। वो तेजी से 10,000 मीटर की गहराई पर पहुंचे, जहां एक विशाल अंडर एविस मतलब समुद्र के नीचे की खाई थी। पर्पल बालों वाली लड़की ने समर को इसके बारे में बताकर कहा, ये एक अज्ञात डायमेंशन से जुड़ा है, जहां राक्षसी जानवर रहते हैं और ड्रैगन सेक्ट के दूसरी तरफ खुलता है। ये कहकर वो उसको अंदर लेकर जाने लगी। वो लगभग 1 दर्जन मीटर ही चले थे, तभी एक काला सांप खाई में गहराई से उड़ता हुआ बाहर आया। तभी पर्पल बालों की सुंदरी ने अपनी हथेली से उस पर वार किया, जो पर्पल एनर्जी के बोल्ट में बदल गई और उसने एक ही वार में काले राक्षस सांप को मार डाला। ये सब देखकर समर को आभास हुआ कि ये सुंदरी कितनी स्ट्रॉन्ग फाइटर है। इसके बाद उनका सामना एक मगरमच्छ से हुआ तो काली आभा उत्सर्जित कर रहा था। तभी उस लड़की ने उसे भी जल्द ही मार डाला। अंडरसी एबिस को पार करने में उन्हें 1 घंटे में समय लग गया। कई बार खतरे होने पर सुंदरी ने पावरफुल अथाह राक्षसी जानवर को मारने के लिए अपना आत्म एम्पर लेवल का स्पिरिचुअल हथियार भी निकाला था। समुद्र के नीचे की गहराई से निकलकर पर्पल बालों वाली सुंदरी ने समर को एक समुद्री घास के मैदान में ले गई। समर ने वहां समुद्री खरगोश देखा, जो बोल भी सकता था। उस खरगोश ने अहंकार से कहा, मैं एक खरगोश हूं, आप मुझे मिस रैबिट कह सकते हैं। लेकिन सुंदरी ने उसे चुप रहने की वार्निंग दी। 1 घंटे बाद पर्पल बालों वाली सुंदरी समर को एक महल में ले गई, और एक विशाल महल था, जिसे सुनहरी ईंटें, सुंदर शुद्ध सोने के स्तंभ, सफेद जेड क्रिस्टल से बनाया गया था। महल के सामने एक सुनहरा द्वार था और जिस पर ईस्ट ओशियन ड्रैगन महल लिखा हुआ था। जब वो महल में पहुंचे तो एक दासी ने घुटने के बल बैठकर आदरपूर्वक कहा, थर्ड प्रिंसेस को नमस्कार। उसकी ये बात सुनकर समर हैरान रह गया। उसने अंदाजा लगा लिया कि ये लड़की पावरफुल होगी, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वो ईस्ट ओशियन ड्रैगन सेक्ट की थर्ड प्रिंसेस हो जाएगी। लेकिन फिर भी समर ने मजाकिया अंदाज में कहा, मुझे लग रहा था कि तुम ड्रैगन सेक्ट की नौकरानियों में से एक हो। उसकी बात सुनकर थर्ड प्रिंसेस ने नाराजगी से उसके हाथ पर जोर से चुटकी काटी, लेकिन साथ ही एक हल्की शरारत भरी मुस्कान भी दी।
इसके थोड़ी देर बाद थर्ड प्रिंसेस समर को एक कमरे में ले गई। उस कमरे में मेज पर मुट्ठी भरकर आकाश का एक चमकीला रत्न रखा था। तभी उस रत्न को देखकर ही फायर ड्रैगन ने समर को टेलीपैथी से बताकर कहा, जूनियर, ये एक विशाल जल विषक रत्न है, एक फेमस खजाना जो पुरुष साधक की एनर्जी बढ़ा सकता है और महिला साधक की सुंदरता बनाए रखता है। उसकी बात को सुनकर समर ने मन ही मन में इस मनके को चुराने और कियारा को शादी के तोहफे में देने का प्लान बना लिया। लेकिन सबसे पहले उसे रस्सी से बचकर निकलना था। उसने अचानक पर्पल बैलों वाली लड़की से कहा, हाइनेस, मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हैं? थर्ड प्रिंसेस ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैं तुम्हें भोजन दूंगी अगर तुम मुझे अपना एम्परर लेवल स्पिरिचुअल हथियार दे दोगे। लेकिन समर ने तुरंत इनकार कर दिया। समर के इनकार करने पर थर्ड प्रिंसेस ने उसे एक कुर्सी पर बांध दिया। दासी से उसके सामने स्वादिष्ट भोजन रखने को कहा। उसने एक बड़ा सा झींगा समर के चेहरे के सामने लहराया और उसे खाने से पहले समर का मजाक उड़ाया। उसके हालात देखकर समर ने शिकायत करके कहा, छोटी सुंदरी, तुम दिखने में भले ही सुंदर हो, लेकिन तुम्हारा दिल बुरा है। थर्ड प्रिंसेस ने उसकी बात का विरोध करके कहा, ये भी तुम्हारी गलती है। तुम्हारा क्रूज जहाज ईस्टर्न सी ड्रैगन सेक्ट के एरिया से होकर गुजरा, तो तुम्हें टाल देना ही पड़ेगा ना, समझे? उसकी बात सुनकर समर गुस्से से स्तब्ध था। प्रिंसेस इतनी कम उम्र में ही टोल वसूलना सीख गई थी। समर इस बात से ज्यादा नाराज हो गया था कि उससे टोल वसूला जा रहा था। अगर समर अभी रस्सियों से बाहर नहीं निकल पाया तो वो थर्ड प्रिंसेस को क्या कह सकता था। वहीं थर्ड प्रिंसेस भोजन करके तृप्त हो गई और अपना पेट गोल कर लिया। उसके भोजन के बाद एक समुद्री सेब खाया जो एक स्पिरिचुअल फल था। समर ने अंदाजा लगाया कि स्पिरिचुअल फल खाने से उसकी ताकत इतनी उम्र में इतनी बढ़ गई। तभी उनको एक दासी ने ऊंची आवाज सुनाई दी, हाइनेस, सेकंड प्रिंसेस, हमारे महल में आपका स्वागत है। ये बात सुनकर थर्ड प्रिंसेस घबरा गई क्योंकि वो अपनी दूसरी सिस्टर सेकंड प्रिंस से डरती थी। उसको देखकर समर ने मजाक करके कहा, छोटी शैतान, तुम भी किसी से घबराती हो? अगर तुम्हारी बहन को पता चल गया कि तुमने अपने महल में एक आदमी को छुपाया है तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगी? उसकी बात को सुनकर थर्ड प्रिंसेस और भी घबरा गई। लेकिन तभी उसको एक विचार आया। उसने समर को अपने बिलेवल के नीचे छिपाने का फैसला कर लिया। समर ने विरोध किया लेकिन थर्ड प्रिंसेस ने उसकी बात पूरी तरह से इग्नोर कर दी। उसे बोलने से रोकने के लिए उसके मुंह में एक लाल कपड़ा ठूंस दिया। समर ने आंखें चौड़ी कर ली। वो कपड़ा उस लड़की का पर्सनल कपड़ा था। जैसे ही समर ने बिलेवल के नीचे धकेला, सेकंड प्रिंस कमरे में आ गई। वो 20 साल की एक बहुत ही अट्रैक्टिव लड़की थी। खूबसूरत चेहरा, बर्फ जैसी सफेद त्वचा, प्यारी नाक, चमकदार आंखें, सफेद दांत और उससे निकलती पवित्रता। वो परी के जैसी दिखती थी। दूसरी प्रिंसेस ने मुस्कुराकर अपनी छोटी बहन से पूछा, छोटी बहन, जब भी मैं आती थी तो तुम महल के एंट्री गेट पर मेरा स्वागत करती थी, इस बार तुम बाहर क्यों नहीं आई? उसकी बात सुनकर थर्ड प्रिंसेस के चेहरे के भाव बदल गए। उसने जल्दी से समझा कर कहा, ओ दीदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं करने आ पाई। मुझे उम्मीद है कि आप परेशान नहीं होंगी। दूसरे प्रिंसेस ने इसे हिलाकर कहा, मैं परेशान कैसे हो सकती हूँ? मैं तो बस तुम्हारा हालचाल पूछने आई हूँ। उसकी बात सुनकर थर्ड प्रिंसेस ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि उसकी बहन उसे उसके कमरे में किसी पुरुष के साथ देख लेगी, लेकिन ऐसा लगता था कि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी ज्यादा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई क्योंकि दूसरी प्रिंसेस अचानक उठ खड़ी हुई और कमरे में इधर उधर देखने लगी। तभी दूसरी प्रिंसेस ने भौहें चढ़ाकर कहा, छोटी बहन, मुझे तुम्हारे कमरे में एक अपरिचित गंध क्यों महसूस हो रही है? थर्ड प्रिंसेस का दिल जो अभी अभी शांत हुआ था फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसकी बात सुनकर उसने आंखें घुमाई और बहाना बनाकर कहा, ओ मैंने अभी अपने कमरे में खाना खाया है, ये मेरे खाने की गंध होगी। देखो, वो वहां भी अभी चिकन की हड्डियां पड़ी है। उसने अपने सफेद उंगली से वहां हड्डियों की तरफ इशारा किया। उसकी बात सुनकर दूसरी प्रिंसेस ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आज माँ का जन्मदिन है, तुम्हें मेरे साथ जश्न मनाने आना होगा। उसकी बात सुनकर थर्ड प्रिंसेस ने अपना माथा थपथपा कर कहा,
ओह, आज माँ का जन्मदिन है, मैं तो भूल गई थी। वो समर से इतनी उलझ गई थी, पूरी तरह से विचलित हो गई थी, अपनी माँ के जन्मदिन को भूल गई। वहीं दूसरी प्रिंसेस ने अपनी उंगली बढ़ाकर थर्ड प्रिंसेस के माथे पर हल्की सी थपकी देकर कहा, तुम्हारी याददाश्त खराब हो गई है। अगर मैं तुम्हें याद न दिलाती तो तुम तो सचमुच भूल जाती। दूसरी प्रिंसेस ने तभी मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, चलो अब माँ का जन्मदिन मनाने चलते हैं। ये कहकर उसने उसका हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ चल दी। थर्ड प्रिंसेस भी बिलेवर के नीचे की तरफ एक नजर डालकर कमरे से बाहर चली गई। छोटे शैतान आखिरकार चली गई। उसके जाते ही कदमों की आहट सुनकर समर ने चुपचाप आंख भरी। उनके जाते ही समर ने राहत की सांस ली। उसने टेलीपैथी से फायर ड्रैगन की मदद मांगकर कहा, सीनियर फायर ड्रैगन, प्लीज मेरे लिए यहाँ से निकलने का कोई रास्ता सोचिए। वो जानता था कि फायर ड्रैगन एक एंशियंट जादुई ड्रैगन है जो दुनिया की आग को कंट्रोल कर सकता है। ईस्ट ओशियंस ड्रैगन किंग के समान लेवल का होने के नाते फायर ड्रैगन निस्संदेह उसे बचा सकता था। फायर ड्रैगन ने उसे निराश भी नहीं किया। उसने टेलीपैथी से उसकी बात का जवाब देकर कहा, जूनियर, मैं तुम्हें पर्पल आत्मा किंग की रस्सी खोलने का तरीका सिखाऊंगा। और यह कहकर फायर ड्रैगन की आत्मा समर के दिमाग से बाहर आई और आग का एक बड़ा हिस्सा उगल दिया, जिसने मुहर को जला दिया। और मुहर के गायब होते ही समर ने अपनी लाइफ एनर्जी को पवन की धार में बदल दिया और रस्सी के काट काट दिया। समर बिलेवर के नीचे से रेंग कर बाहर आया और उसने हंसकर कहा, हा हा हा, मैं आजाद हो गया। तभी उसकी हंसी सुनकर नौकरानी की आंखों में हैरानी दौड़ गई। समर ने जैसे ही महसूस किया कि उस नौकरानी को पता चल गया, तो उसने तुरंत उस पर झपट कर उसके सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार तमाचा मारा, जिससे वो बेहोश हो गई। इसी समय उधर महल के थोड़ी दूर जाते ही थर्ड प्रिंसेस को याद आया कि उसने अपनी माँ के लिए तो कोई उपहार ही नहीं लिया। इसलिए उसने सेकंड प्रिंसेस से कहा, दीदी, आज माँ का जन्मदिन है, लेकिन मैंने उनके लिए कोई गिफ्ट तो नहीं किया तैयार। सेकंड प्रिंसेस ने उसके माथे पर थपकी मारकर कहा, ओहो, तुम हमेशा ऐसे लापरवाही करती हो। थर्ड प्रिंसेस को कुछ याद आया और उसने कहा, हो दीदी, मेरे महल में एक जल विकर्षक तोहफा है। ये असली खजाना है, तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं माँ को गिफ्ट देने के लिए उसे लेकर आती हूँ। और ये कहकर वो महल की तरफ दौड़ पड़ी। ये रत्न लेने के लिए वो महल में वापस आ रही थी। तभी उधर समर ने रोकरानी को रस्सी से बांध दिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, बिलेवल के नीचे छिपा दिया। जैसे वो जाने वाला था कि उसने देखा थर्ड प्रिंसेस दरवाजे से अंदर आई है। वहीं समर को अपने सामने खड़ा देखकर थर्ड प्रिंसेस का चेहरा सुंदर से उदास हो गया। उसने निराशा भरी आवाज में कहा, अरे अरे नहीं, तुम खुल कैसे गई? और वो बांधने के लिए आगे बढ़ गई। लेकिन तभी समर ने फायर ड्रैगन की मदद मांगकर टेलीपैथी से कहा, सीनियर फायर ड्रैगन, थर्ड प्रिंसेस को हराने में मेरी मदद करो वरना मुझे फिर से बांध देगी। फायर ड्रैगन ने सहमति व्यक्त करके कहा, जूनियर, मेरे पास ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची। ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जैसे ही थर्ड प्रिंसेस ने समर को निष्क्रिय करने के लिए अपना पर्पल शंख निकाला, वैसे ही फायर ड्रैगन की बची हुई आत्मा समर के सिर से बाहर निकल आई। फायर ड्रैगन ने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ एक लाल ड्रैगन सुई बनाई, जिसे थर्ड प्रिंसेस के सिर को छेद दिया और उसके शरीर को 1 घंटे के लिए जाम कर दिया। इसके बाद फायर ड्रैगन ने समर से कहा, जूनियर, ये फायर ड्रैगन सुई सिर्फ 1 घंटे तक चल सकती है, इसलिए तुम्हें अब जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उसकी बात सुनकर समर खुशी से चमक उठा और उसने थर्ड प्रिंसेस की तरफ चलकर मुस्कुरा कर कहा, तुम छोटे चुड़ैल, तुमने मुझे उठाने की हिम्मत कैसे की? मुझे तुम्हें सचमुच सबक सिखाना पड़ेगा। समर के सामने खड़ी थर्ड प्रिंसेस हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन वो बोल सकती थी। उसने समर को धमकी देकर कहा, तुम बेवकूफ हो। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हें बाद में पछतावा होगा। उसकी बात सुनकर समर ने आगे से ताना मारकर कहा, छोटे चुड़ैल, मुझे वार्निंग देने के लिए धन्यवाद, लेकिन अब ये मेरा समय है। समर ने अपनी उंगली उठाकर थर्ड प्रिंसेस के माथे पर हाथ फिराकर उसे छेड़ा। उसकी इस हरकत से थर्ड प्रिंसेस क्रोध और शर्म से लाल हो गई, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी समर ने उसे धमका कर कहा, मैं तुम्हें किस करने जा रहा हूँ? बिल्कुल, तुम्हारे रसीले होठों का रस तो मुझे पीना पड़ेगा। और यह कहकर समर ने अपने होठ उसके नरम नरम होठों पर रख दिए और उसको किस किया। वो गुस्से के मारे किसी और से मदद मांगने की कोशिश करके चिल्ला कर बोली, कोई मेरी मदद करो, वो मुझे परेशान कर रहा है।
लेकिन तभी समर ने जल्दी से उसका वो पर्सनल कपड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया, जिसका इस्तेमाल उसने पहले समर का मुंह बंद करने के लिए किया था। समर बुरी तरह से हंसकर बोला, छोटी चुड़ैल, तुमने इसे मेरे मुंह में ठूसने के लिए इस्तेमाल किया था, अब तुम्हारे मुंह में ठूसने की मेरी बारी है। इसके बाद समर ने थर्ड प्रिंसेस के शरीर को बिलेवल के नीचे दबा दिया। थर्ड प्रिंसेस को ठिकाने लगाने के बाद समर ने मेज पर रखे उस रत्न को उठाया और अपनी इंटर डायमेंशनल अंगूठी में रख लिया। थर्ड प्रिंसेस द्वारा दिखाए गए मार्ग से महल के बाहर निकल गया। जैसे वो महल के सुरक्षात्मक आवरण से बाहर निकला, पानी का प्रेशर तुरंत बढ़ गया। प्रेशर बढ़कर देखकर समर ने एक सफेद सुरक्षात्मक प्रकाश किंगडम खींच दिया, जिससे अवरोध पैदा हो गया। इसके बाद पानी की सतह की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जल्द ही उसने एक जानवर जैसा प्राणी अपनी तरफ आता हुआ देखा। लेकिन तभी आगे वाले जानवर ने धीरे से कहा, हमला मत करो, हमला मत करो, ये मैं हूं, आकाश भक्षी सांप। उसकी आवाज सुनते ही समर रुक गया। तभी आकाश भक्षी सांप समर के पास पहुंचा और उसके पास समर ने उससे कहा, छोटे सांप, मैंने ईस्ट ओशियन ड्रैगन महल में एक खजाना चुरा लिया, हमें जल्द ही यहां से निकलना होगा। सांप ने उसकी बात सुनकर कहा, खजाना? ठीक है, चलो फिर जल्दी से यहां से निकलते हैं। आकाश भक्षी सांप ड्रैगन किंग से डरता था, क्योंकि ग्रेट एंशियंट युद्ध के दौरान ड्रैगन किंग की मौत नहीं हुई थी, वो सिर्फ बुरी तरह से घायल हुआ था। इसलिए समर और आकाश भक्षी सांप जल्दी से वहां से निकलकर रसातल में पहुंचे। रसातल को शैतान एनर्जी से दूषित शैतानी किंगडम से आए काले राक्षसी जानवरों ने घेरा हुआ था। लेकिन तभी आकाश भक्षी सांप ने एक विशाल भंवर बनाकर सभी राक्षसों को खा लिया। लेकिन 50 मीटर की खाई पार करने के बाद सांप अचानक रुक गया। उसको ऐसे रुकता देखकर समर ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम क्यों रुक गए हो? उस सांप ने कहा, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आगे एक विशालकाय राक्षस खड़ा है, वो अपना मुंह खोले हमारा इंतजार कर रहा है। और राक्षस रसताल के तल पर खड़ा था। उसको देखकर समर ने चिंतित होकर सांप से पूछा, छोटे सांप, हम इसे कैसे पार करेंगे? वो जानता था कि ऐसे खतरों के बारे में सांप को ज्यादा पता है। तभी सांप ने उसको समझाकर कहा, ये शैतानी राक्षस अंधकार में रसताल के नीचे लेवल के जीव हैं। वे सभी प्रकार के जीवों को खाते हैं, इसलिए जब हम कुछ उन्हें समुद्री राक्षस खिलाएंगे तो वे अपनी भूख मिटाने के लिए खुद ब खुद वापस रसताल में चले जाएंगे। सांप बिल्कुल सही था। समुद्री राक्षसों को खाकर राक्षस ने अपना विशाल मुंह बंद कर लिया, रसतल में चला गया। इसके बाद जैसे वो सतह पर पहुंचे, जहां पैसेंजर जहाज अभी भी उन्हीं का इंतजार कर रहा था, वो दोनों वहां से निकले और तभी समर को पानी के निकलता देखकर फूलपरी ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर चिंता भी कम हो गई। फूलपरी ने समर के पास जाकर थोड़ी चिंता भरे स्वर में कहा, समर, क्या तुम ठीक हो? समर ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। समर जानता था कि उसके पास समय बड़ा कम है। अगर थर्ड प्रिंसेस आजाद हो गई तो उसके पीछे आ जाएगी। वहीं उधर ड्रैगन पैलेस में ड्रैगन किंग की पत्नी का जन्मदिन समारोह चल रहा था। ड्रैगन किंग महान एंशियंट युद्ध के दौरान घायल होने के कारण एकांत में अपनी हेल्थ को रिकवर कर रहा था। तभी ड्रैगन रानी ने बोहे चढ़ाकर सेकंड प्रिंसेस से कहा, जिक्सी, जाओ अपनी बहन को ढूंढो। तुम्हारे कहने के हिसाब से वो मेरे लिए गिफ्ट लेने गई थी, लेकिन फिर वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? उसकी बात सुनते ही दूसरी प्रिंसेस जिक्सिस अपनी सीट से उठकर अपनी बहन को देखने के लिए चली गई। अपने बहन के रूम में जाने के बाद दूसरी प्रिंसेस ने अपनी बहन को ढूंढा। अंततः वो उसे बिलेवल के नीचे मिल गई। उसकी हालात देखकर सेकंड प्रिंसेस ने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ कर कहा, हे भगवान, मेरी बहन को बिलेवल के नीचे किसने बांधा? अगर मुझे पता चल गया कि वो कौन है तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगी। वहीं बिलेवल के बाहर निकलते ही थर्ड प्रिंसेस रोने लगी। तभी सेकंड प्रिंसेस ने तुरंत उसकी रस्सी खोल दी। उसने थर्ड प्रिंसेस के मुंह से लाल कपड़ा भी निकाला और कपड़े को देखकर घबरा गई, क्योंकि यह उसके बहन के अंडरगारमेंट का हिस्सा था। सेकंड प्रिंसेस ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, यह किसने किया है? धिक्कार है, किसने मेरी बहन के मुंह में ठूसने की हिम्मत की? मुझे बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। थर्ड प्रिंसेस ने रोते उसकी बात का जवाब देकर कहा, बहन, मेरा शरीर फायर ड्रैगन सुई से बंधा हुआ है, इसलिए मैं अभी तक हिल भी नहीं पा रही। उसकी बात सुनकर सेकंड प्रिंसेस हैरान रह गई। वो उसको ठीक करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। ऐसे ही आधे घंटे बाद फायर ड्रैगन सुई का प्रभाव खुद ब खुद खत्म हो गया। थर्ड प्रिंसेस हिलने डुलने में सक्षम हो गई थी। जैसे वो ठीक हुई, उसने गुस्से में अपने दांत पींच कर कहा,
बहन, ये कमीना था जिसने मुझे बांधा और यहाँ से वो रत्न भी लेकर चला गया। चलो उसका पीछा करते हैं। सेकंड प्रिंसेस तुरंत उसकी बात से सहमत हो गई। दोनों बहनें तुरंत समुद्री मैदान पर पहुंची। तभी थर्ड प्रिंसेस समुद्री खरगोश से पता चला कि समर को आकाश पक्षी सांप ने उठा लिया है। इसके बाद दोनों प्रिंसेस रसातल के लोअर लेवल के राक्षसी जीवों को शीघ्रता से मारकर रसातल को पार कर गई। जब वो सतह पर पहुंची, उन्होंने पाया कि समर का जहाज पहले ही निकल चुका था। वो ईस्ट ओशियन ड्रैगन पैलेस के एरिया से बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो समुद्र की सतह पर खड़ी होकर समर को कोसने लगी। फिर अनिच्छा से वापस समुद्र की तलहटी में लौट गई। वहीं उधर समर को दूर समुद्र से सतह पर दोनों प्रिंसेस की छाया स्पष्ट रूप से महसूस हो गई थी। अब वो जल्द से जल्द इंदौर पहुंचना चाहता था। इसके बाद उनके जहाज को कई खतरों का सामना करना पड़ा। हालांकि काले पिल्ले ने समुद्री कछुआ दानव किंग को राक्षसी केंद्र खाने के बाद अपनी ताकत को बढ़ा लिया था। समर और अन्य लोगों ने सभी कठिनाइयों को विजय प्राप्त कर लिया। उनका जहाज इंडिया के मुंबई शहर बंदरगाह के पास पहुंचा था। समर और उसके साथी तुरंत बंदरगाह से मुंबई के एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां से इंदौर की फ्लाइट ली। इंदौर पहुंचते ही बाकी सभी को होटल में छोड़कर काले पिल्ले के साथ अकेला ही घर की तरफ समर चला गया। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा क्यारा खाना बनाने में व्यस्त थी। क्यारा आज बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उसकी त्वचा दूधिया सफेद और आंखें काले रत्न के जैसी थी। तभी समर पीछे से उसके पास गया और उसने क्यारा को पीछे ही सरप्राइज देते हुए गले लगा लिया। क्यारा अचानक हुई इस मूवमेंट से चौंक गई थी, लेकिन जब उसने समर की आवाज सुनी तो वो शांत हो गई। समर ने प्यार भरी आवाज में कहा, हनी, ये मैं हूं। समर को अपने पास पाकर कियारा खुश हो गई थी। वो आंखों में आंसू लिए तुरंत पीछे मुड़ गई। उसने पीछे घूमकर धीरे से कहा, डार्लिंग, तुम आखिरकार वापस आ गई। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। उसने इतना ही कहा था, तभी समर ने कियारा का आकर्षक चेहरा देखकर उसे चूम लिया। समर को इतने समय के बाद कियारा को देखकर उस पर बड़ा प्यार आ रहा था। वहीं उनके साथ खड़ा पिल्ला समर को घृणा से देख रहा था। उसने मन ही मन में कहा, ओह, तुम तो बड़े बेशर्म हो। तुम मेरे होते हुए ऐसे एक दूसरे को कैसे किस कर सकते हो। लेकिन समर और कियारा को उसकी सोच में कुछ फर्क नहीं पड़ा। समर ने कियारा को तब तक किस किया जब तक उन दोनों की सांसें नहीं फूल गई। लंबे समय के बाद समर ने कियारा को जाने दिया। लंबे किस के बाद कियारा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने शर्मा कर कहा, डियर, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इसके बाद समर बाहर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और तभी समर के लिए उसने टोमेटो नूडल्स का एक कटोरा बनाया। नूडल्स बड़े स्वादिष्ट थे। समर उनको खाना बंद नहीं कर पाया था। वो लगातार खाता ही जा रहा था। उसके चक्कर में उसने काले पिल्ले को भी इग्नोर कर दिया। तभी काले पिल्ले ने समर पर भौंकना शुरू कर दिया। लेकिन समर जानता था कि ये खाना उसकी पत्नी ने बनाया है और वो पिल्ले के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने काले पिल्ले को इग्नोर कर दिया और वापस खाने पर ध्यान देने लगा। जब समर ने उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया तो काला पिल्ला पूंछ हिलाकर कियारा के पास गया। उसने अपनी आंखों से आंसू की दो बूंद निकाली। कियारा को अपने दयनीय दृष्टि दिखा दिया। उसकी हरकत को देखकर समर को गुस्सा आ रहा था। काला पिल्ला भोला बनकर उसकी पत्नी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। समर ने अपना दाहिना पैर बढ़ाया और काले पिल्ले को एक किक मारकर दूर फेंक दिया और दीवार से टकराया और दर्द से कराहने लगा। लेकिन कियारा के चेहरे पर असंतोष के भाव आ गए थे। उसने कहा, अरे अरे, क्या कर रहे हो समर? पिल्ला पहले से ही भूख से रो रहा है। तुमने फिर भी उसे लात मारी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? समर ने कियारा की बात का जवाब देकर कहा, हनी, ये मत सोचो कि ये काला पिल्ला मासूम है। ये सिर्फ दिखावा कर रहा है। इससे धोखा मत खाओ। वहीं उधर काले पिल्ले की आंखों से फिर से आंसू बह निकले। उसने जमीन पर गिरकर कमजोर होने का नाटक किया, मानो कह रहा हूं, देखो, मैं भूख से बेहोश हो रहा हूं। मैं तो बस एक बेचारा छोटा सा नन्हा मुन्ना पिल्ला हूं। क्यारा उसके इस हालात को देखकर तुरंत इमोशनल हो गई। उसको काले पिल्ले पर तरस आ रहा था और काला पिल्ले ने क्यारा को पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया था। क्यारा तुरंत किचन में गई और काले पिल्ले के लिए टमाटर नूडल्स का एक और कटोरा बनाया। काला पिल्ला, जो एंशियंट काल का एक स्पिरिचुअल जानवर था, स्वर्गीय पदार्थ खाने का आदी था, इसके लिए टमाटर नूडल्स पहला इंसानी खाना था। वो पहले निवाले में ही बड़ा खुश हो गया था। उसने बड़े तेजी से खाना खाया और पल भर में पूरा कटोरा खत्म कर दिया। नूडल्स खाने के बाद काला पिल्ले ने टेलीपैथी से समर से कहा, समर,
तुम्हारी पत्नी अंडे और टमाटर नूडल्स बड़े स्वादिष्ट बनाती है। मैंने फैसला कर लिया, अब से तुम्हारे घर पर ही खाना खाऊंगा। काले पिल्ले की आवाज सुनकर समर असंतुष्ट हो गया। वो पिल्ले को सबक सिखाना चाहता था। समर काला पिल्ले के सामने आया और उसने लात मारकर उसे 8 मीटर दूर फेंक दिया। उसकी यह हरकत देखकर कियारा ने उसको फिर से नाराजगी भरी नजरों से घूरा और उसने कहा, डार्लिंग, तुम हमेशा उसे लात क्यों मारते रहती हो? ये कितना प्यारा और बेचारा सा क्यूट पिल्ला है, जो शायद अपने माता पिता को नहीं जानता। मैं उसे गोद में लेना चाहती हूँ। और ये कहकर कियारा ने काले पिल्ले के लिए एक कप पानी भी डाला। काला पिल्ला पानी पी रहा था, समर को घूर कर देख रहा था, जिसका चेहरा बड़ा परेशान करने वाला था। कियारा ने समर से रिक्वेस्ट करके कहा, जान, इस बेचारे काले पिल्ले को देखो, इसे मारना बंद करो। कियारा को विनती करता देखकर समर मना नहीं कर पाया। समर ने काले पिल्ले को टेलीपैथी से वार्निंग देकर कहा, पिल्ले, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अभी मेरी पत्नी तुम्हारी रक्षा कर रही है, लेकिन वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है। वो कोई आत्मसाधक या मार्शल आर्ट फाइटर नहीं। अगर तुमने उसे डराने, कोई भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें कोई दया नहीं दिखाऊंगा। काले पिल्ले ने टेलीपैथी से समर की बात का जवाब देकर कहा, समर, भले ही तुम एक गधे हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी अच्छी है। मैं निश्चित रूप से उसे नहीं डराऊंगा। काला पिल्ला समझ सकता था कि कियारा उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी। कियारा का ब्लड लाइन टोटम आइस फिनिक्स था, जिसकी वजह से वह स्वाभाविक रूप से आकर्षित था। वहीं शाम को कियारा ने काले पिल्ले के सोने के लिए कंबल सहित बिस्तर भी लगा दिया। समर कियारा के काले पिल्ले के साथ किए गए व्यवहार को देखकर अवाक रह गया था। उसने कियारा से कहा, तुम इस पिल्ले के साथ बहुत प्यार से पेश आ रही हो, यहाँ तक कि मेरे साथ भी तुमने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। उसकी बात सुनकर कियारा शर्मा गई। उसने शर्मा कर धीरे से कहा, आज रात तुम मेरे कमरे में सो सकते हो। उसकी बात सुनकर समर तुरंत संतुष्ट हो गया। वो रात में कियारा के बेडरूम में रुक सकता था। समर ने कियारा को उठाया और बेडरूम में ले गया। बेडरूम में जाते ही समर ने कियारा को बोलने का मौका भी नहीं दिया और उसके नरम कोमल होठों पर अपने होठ रख दिए। उसको किस करना शुरू कर दिया। किस करते करते समर का हाथ कियारा के शरीर पर इधर उधर घूम रहा था। वहीं काला पिल्ला भी उनके पीछे पीछे घूमता हुआ कमरे में पहुंचा। वो अभी भी पूरा घर देख रहा था। उसने उनके रूम में जाते ही देखा कि दोनों तो एक दूसरे का किस कर रहे हैं। उनको किस करता देखकर काले पिल्ले ने मन में सोचा, समर, तुमने कहा था कि मैं बेशरम हूं, अब देखो कि तुम बेशरम हो, जो अपने दादाजी कुत्ते के सामने इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहा है। काला पिल्ला अब जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर समर को इस बारे में पता चल जाता तो उसे बुरी तरह से पीट देता। वहीं समर ने भी कियारा का पूरा फायदा उठाया और दोनों बिस्तर पर चले गए। बिस्तर पर जाते ही दोनों को नींद आ गई। दोनों इतनी अच्छी नींद ले रहे थे, उनको पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई। अगले दिन समर और कियारा जल्दी से उठे, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी की तैयारियों की चर्चा भी करनी थी। शादी का चर्चा से पहले उन्हें अग्रवाल इंडस्ट्री भी जाना था। कियारा अपनी बीएमडब्ल्यू में समर को कंपनी तक ले गई। समर की इंडस्ट्री पहुंचते ही उसका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रोहन उत्साहित होकर समर के सामने आई। उसने समर को रोकते हुए मुस्कुरा कर कहा, समर, आप आखिरकार यहाँ आ गए। बहुत दिन हो गए थे आपको देखे हुए। समर उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और उसने रोहन की बात का जवाब देकर कहा, मैं इन दिनों व्यस्त था, इसलिए मैं कंपनी नहीं आ पाया। खैर, तुम पहले से ज्यादा मोटे हो गए हो। उसकी बात सुनकर रोहन शर्मिंदगी से मुस्कुराया। उसने मुस्कुराते हुए समर को अपनी बेटे के जश्न जन्मदिन के इनवाइट करके कहा, समर भाई, मेरे घर अभी अभी एक छोटी प्रिंसेस ने जन्म लिया है। हम कल उसका जश्न मना रहे हैं। क्या आप कल हमारी इस खुशी में शामिल होने आ सकते हो? समर ने तुरंत उसका इनविटेशन एक्सेप्ट करके कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल शामिल हो सकता हूँ। मैं कल तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। समर ऐसे ही थोड़ी से रोहन से बात करने के बाद तीसरी मंजिल पर स्थित सेल्स डिपार्टमेंट में चला गया, जहां वो पहले ही काम करता था। जैसे ही समर सेल्स डिपार्टमेंट में दाखिल हुआ, उसको देखते ही सेल्स डिपार्टमेंट के सभी लोग खड़े हो गए। उन सभी ने सम्मान पूर्वक उसको सलाम किया। तभी अचानक सेल्स डिपार्टमेंट की टीम लीडर प्राची समर के पीछे आकर खड़ी हो गई। वो समर के साथ मस्ती कर रही थी। उसने समर को डराने की कोशिश की, लेकिन समर ऐसे आसानी से डरने वालों में से तो नहीं था। तभी समर को ऐसे ही प्राची का एहसास हुआ। उसने मुड़कर प्राची से कहा, अरे प्राची, कैसी हो? हम आज बहुत समय बाद मिल रहे हैं। सब ठीक तो है ना? समर की बातें सुनकर प्राची रो पड़ी।
उसने खुद को समर के बाहों में फेंक दिया। प्राची ने रोकर कहा, समर तुम इतने समय से कहाँ थे? मैं हमेशा तुम्हें मिस करती रही। मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती रही। तुम मुझसे मिलने भी नहीं आते। समर ने प्राची के चेहरे को छुआ और उसके आंसू पोंछ कर मुस्कुरा कर कहा, प्राची ऐसे रो मत। तुम रोती हुई तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर तुम ऐसे रोती रही तो मैं वापस चला जाऊंगा। आगे से तुमसे कभी मिलने भी नहीं आऊंगा। उसकी बात को सुनकर तुरंत प्राची ने रोना बंद कर दिया, लेकिन उसकी बाहें अभी भी समर के गले में थी। ये देखकर कि प्राची समर के गले में सांप की तरह लिपटी हुई है, सभी लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि प्राची बहुत ही खूबसूरत और टीम लीडर भी थी। तभी उनके पीछे से सेल्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर इरा आ गई। वो इन दोनों को अंतरंग सिचुएशन में देखकर हल्के से खांसी और वो गुस्से में भी हो गई थी। अब क्या करेगी इरा? क्या उन दोनों को कोई पनिशमेंट देगी, या फिर क्या होगा आगे इस कहानी में? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। एक कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है, आप लोग कहां से कहानी को देखते हैं। और ये भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग जो कह रहे थे सुबह कहानी शुरू करने की, तो कहानी हम कब से शुरू करें।